वो कमरे में आई, इसका गुस्से से बुरा हाल था। इसने एक लम्हा भी यहाँ ना रुकने का फैसला कर लिया था। अपना बैग निकालते हुए इसने अपना सामान अलमारी से निकालना शुरू कर दिया था। ये शख्स इस हद तक जा सकता है, ये तो इसके वहमो गुमान में भी ना था। वो समझता क्या है, इसे क्या है, वो जो कहेगा हीर वही करेगी। वो क्या है, इसके हुक्म की गुलाम है। कोई कठपुतली थी जो इसके हाथों के इशारे पर नाचती। वो किसी की बीवी थी, किसी की इज्जत थी, और वो शख्स इस पर इस तरह से हक जता रहा था। अब तो इस घर में वो एक सेकंड मजीद नहीं रुकना चाहती थी। अपना सारा ज़रूरी सामान पैक करते हुए इसने अपने बैग की जिप लगाई थी जब कमरे में तानिया दाखिल हुई। ये तुम क्या कर रही हो हीर? ये सब पैक क्यों कर रही हो? वो परेशानी से इसके बैग को देखते हुए इससे पूछने लगी। ये तुम मुझसे पूछ रही हो तानिया? क्या ये सब कुछ देखने के बाद कुछ पूछना बाकी है? वो इंसान पागल हो चुका है, दिमाग खराब हो चुका है इसका। मेरी भूल थी जो मैं इसे एक शरीफ इंसान समझ कर रही थी। वो इतना घटिया और गलीज इंसान है कि हद नहीं। मैं एक सेकंड मजीद इस घर में नहीं रह सकती। समझ क्या रखा है इसने मुझे? वो जो चाहे करता फिरेगा और मैं खामोशी से सब बर्दाश्त करती रहूंगी। वो जो कहेगा, जैसा कहेगा, खामोशी से मैं सुनती रहूंगी। वो और लोग होंगे जो इसके इशारों पर चलते होंगे। मैं मजीद इसके इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे नहीं चाहिए किसी किस्म की कोई भी प्रोटेक्शन। मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और इसे बता देना तुम, वो होता कौन है मुझ पर हक जताने वाला? अगर मेरे शोहर ने इसे चंद दिन के लिए मेरी जिम्मेदारी दे दी है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो मुझे अपनी बीवी ही समझ ले। हीर प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ, आराम से बैठकर मेरी बात सुनो। तुम क्या बोले जा रही हो? वो इसे थाम कर बेड पर बैठाते हुए कहने लगी थी। इसके गुस्से को वो बहुत अच्छे तरीके से समझ रही थी। हीर की जगह कोई भी लड़की होती तो शायद इसी तरह से रिएक्ट करती। लेकिन दूसरी तरफ अयाम सिकंदर था। वो खुद ये उम्मीद नहीं रखती थी इससे कि वो इस तरह का कुछ करेगा। लेकिन रूही इसे मामा कहकर बुला रही थी तो मतलब साफ था कि वो इसके बारे में बहुत कुछ सोचे हुए है। शायद वो इसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रहा है। लेकिन वो एक शादीशुदा लड़की है और वो किसी गैर की नहीं बल्कि इसके अपने कज़न की बीवी है। वो इसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकता था? हीर का गुस्सा इसे जायज़ लग रहा था, लेकिन वो अयाम के लिए गलत लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही थी। अयाम ऐसा इंसान हरगिज़ नहीं था जैसा हीर इसे समझ रही थी। न जाने इसके लिए वो इस तरह से क्यों सोचने लगा था। हालांकि इसने हमेशा अयाम को सब लोगों के हक में बेहतर ही पाया था। मैं नहीं बैठ सकती रिलैक्स होकर। ना ही मैं यहाँ रहूँगी। मुझे यहाँ से जाना है और तुम मेरे रास्ते में हरगिज़ मत आना। वो इसे बाहर निकाल कर अपना सामान लिए बाहर निकलने लगी थी जबकि तानिया इसके पीछे पीछे कदम उठाती बाहर निकली। वो अपना सामान नीचे ले आई थी और अब बिना किसी को भी मुखातिब किए वो दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। सब मुलाजमीन इसे हैरानगी से देख रहे थे। थोड़ी देर पहले यहाँ जो तमाशा हुआ वो सभी ने देखा था, इसलिए वो मज़ीद कोई तमाशा नहीं लगाना चाहती थी। वो तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी जब अचानक दरवाजे पर खड़े दोनों गार्ड्स इसके सामने आ गए। रास्ता छोड़ो मेरा, मुझे जाना है यहाँ से। वो बेहद गुस्से से इनसे मुखातिब हुई थी। नहीं मैडम, आपकी जान को बाहर खतरा है। हम आपको कहीं भी नहीं जाने दे सकते हैं। सर ने हमें सख्ती से मना कर रखा है। आप इस घर से बाहर नहीं निकल सकती। हट्टे कट्टे गार्ड्स ने नरमी से सर झुकाकर इसे समझाते हुए कहा था। तुम्हारा सर होता कौन है मुझे रोकने वाला? मैं कहती हूँ मेरा रास्ता छोड़ो। मैं जीऊँ या मरूँ, यहाँ मुझे किसी इंसान से मेरा कोई तल्लुक नहीं है और ना ही कोई मुझे यहाँ रोक सकता है। हटो सामने से। वो अपना गुस्सा कंट्रोल किए बिना बोली थी। मैम प्लीज़ समझने की कोशिश करें, हम आपको इस तरह से बाहर नहीं जाने दे सकते। आप पर पहले भी हमला हो चुका है, वो लोग आज़ाद हो चुके हैं, जेल से भाग गए हैं और दोबारा आप पर हमला कर सकते हैं। सर हम पर गुस्सा होंगे, हमें नौकरी से निकाल देंगे। गार्ड इसे समझाते हुए बोला। मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम सब। बस मेरा रास्ता छोड़ो या अब मैं पुलिस को कॉल करूं। वो धमकी देते हुए बोली थी जबकि गार्ड एक तरफ होकर खड़े हो गए क्योंकि पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी थी। वो समझ चुकी थी कि इसके पीछे कौन है, लेकिन इसने पलट कर नहीं देखा। क्यों फजूल में हलकान हो रही हो लड़की? शायद मेरी बात समझ में नहीं आई। इस घर से तुम कहीं भी नहीं जा सकती।
वापस अपने कमरे में जाओ और अपने आप को पुरस्कून करो। बहुत जल्द मैं तुम्हारे हक में एक बेहतरीन फैसला कर लूँगा। वो संजीदगी से लफ्ज़ अदा करते हुए इसकी तरफ आ रहा था, जबकि वो गुस्से से पीछे मुड़कर इसे देखने लगी। देखिए अयाम सिकंदर साहब, मेरा आपसे कोई तल्लुक नहीं है। अगर तल्लुक है तो भी सिर्फ इतना कि मैं आपके कज़न की बीवी हूँ। आप फजूल में इन सब चीज़ों में मुझे घसीट रहे हैं। मैं नहीं जानती कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे यहाँ नहीं रहना। मैं अपने शोहर के पास जाना चाहती हूँ। यकीनन ये सब आप अपनी अना की तस्कीन के लिए कर रहे हैं। शायद आप मुझसे कल रात के थप्पड़ का इंतकाम लेना चाहते हैं। वो खुद ही अंदाज़ा लगाते हुए बोली। लेकिन आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ कैद करके नहीं रख सकते। वो इसे देखते हुए समझाने वाले अंदाज में बोली, क्योंकि जिस तरह का सलूक वो इसके साथ कर रहा था, वो इससे किसी तरह का पंगा नहीं ले सकती थी। इस वक्त वो इसके रहमो करम पर थी, यहाँ इसकी हुकूमत थी, वो इसके साथ कुछ भी कर सकता था। शायद तुम मुझे कैद करना चाहते हो। मैं तुम्हें यहाँ ज़बरदस्ती हरगिज़ कैद नहीं कर रहा हीर। मैं तो तुम्हें अपने दिल में कैद करना चाहता हूँ, वो भी हमेशा के लिए। और बहुत जल्द मैं तुम्हें कैद करके अपने दिल के दरवाजे पर ताला लगा दूँगा कि तुम कभी इस कैद से रिहाई ना हासिल कर सको। वो दिलकश अंदाज में कहते हुए इसके मज़ीद करीब आया, लेकिन फ़िलहाल इस तरह का कोई हक़ मैं अपने पास महफ़ूज़ नहीं रखता। और दूसरी बात, मैं तुम्हें यहाँ से जाने इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि बाहर तुम्हारी जान को ख़तरा है, और मैं नहीं चाहता कि तुम पर किसी तरह की कोई आँच भी आए। बहुत ख़ास हो तुम मेरे लिए। मैं तुम्हें किसी खतरे में नहीं डालना चाहता। जाओ, ये सामान ऊपर ले जाओ, इसने मुलाजिम को देखते हुए कहा था, जो फ़ौरन ही इसके बात मानने को तैयार खड़ा था। इसका सामान घसीट कर ऊपर ले जाने लगा। हीर ने इसे रोकना चाहा था, लेकिन अयाम ने इसका हाथ थाम कर इसे अपनी तरफ खींच लिया। तवाज़ुन बरकरार न रह जाने की वजह से वो इसके चौड़े सीने का हिस्सा बनी थी, लेकिन खुद को एक गैर महरम के इतने नज़दीक महसूस करते वो इसके सीने पर हाथ रखकर खुद को इसे दूर करने की कोशिश करने लगी। यहाँ बैठकर आराम से मेरी बात सुनो। जो मैं कह रहा हूँ, इसे समझने की कोशिश करो। वो इसे सोफे पर बैठाते हुए खुद इसके बिल्कुल साथ बैठकर इसका हाथ थाम चुका था। इसकी बात सुनने के अलावा इसके पास कोई चारा न था। वो खामोशी से इसकी बात सुनने लगी थी। तुम्हारे साथ गेम खेला गया है। बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन सही वक्त आने पर। फिलहाल तुम इस बात को कबूल करो कि साथ तुम्हारे काबिल नहीं है। साथ जैसा इंसान तुम्हारे लायक नहीं है। इसने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गेम खेला है, जिसके बारे में जानकर तुम्हें बाद में अफसोस होगा। वो शायद इन सब चीज़ों को बहुत आसान समझ रहा था, लेकिन तुमसे शादी के बाद इसे एहसास हुआ है कि ये सब चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं जितनी इसने सोची थी। इसने अपने मतलब की खातिर तुम्हें इस्तेमाल किया है। तुमसे शादी के पीछे एक बहुत बड़ी वजह थी। वरना तुम सोचो कि तुम जैसी लड़की जिसे कुछ दे ही नहीं सकती, यहाँ तक कि तुम्हारे भाई ने जहेज़ के नाम पर भी इसे फूटी कौड़ी नहीं दी। वो तुम्हें बस खुदा के लिए बंद करें अपनी बकवास। जब आप सीधे तरीके से मुझे यहाँ नहीं रोक पा रहे, तो आप मेरे शौहर पर इल्ज़ाम तराशी करना शुरू कर चुके हैं। खुदा के लिए अपनी गंदी नीयत को किसी और पर ना डालें। साद कैसा इंसान है, मैं बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ। सिर्फ निकाह नहीं किया मैंने इससे। शादी से पहले 7 माह तक हमारा राब्ता रहा है। हम एक दूसरे को जानते हैं। एक दूसरे से बात होती रही है हमारी। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो खुदा के लिए मेरे शौहर पर आप किसी तरह का कोई सवाल उठाने के बारे में सोचिएगा नहीं। वरना मुझे आपकी इन हरकतों के बारे में इन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा। अब भी वक़्त है, अगर आप अपनी इज़्ज़त रखना चाहते हैं तो मुझे यहाँ से जाने दें। और वो बूढ़ी औरत जो आपको अपना बेटा करते नहीं थकती, और मेरा शौहर आपको अपने भाई से बढ़कर समझता है, लेकिन आप अपनी अय्याश फ़ितरत की वजह से अपने ही ख़ानदान की औरतों पर ऐसी निगाह रखते हैं। आपको तो जेल में बंद कर देना चाहिए। आप जैसे मर्दों को कोई हक़ नहीं है कि इस तरह बाहिर आज़ादाना घूमें। और अब अगर आपने कोई भी बकवास की तो मैं आप पर केस करवाने में 1 सेकंड नहीं लगाऊँगी। इसका धमकी देता अंदाज अयाम के लबों पर मुस्कुराहट खेर गया था। एक तो हमारी मशर की लड़कियां शोहर को पता नहीं क्या समझ लेती हैं। इनके खिलाफ कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। लेकिन मैडम, आज के दौर में कोई भी फरिश्ता नहीं है, और आप जो साथ को फरिश्ता बनाते हुए हैं, इसकी हकीकत मैं बहुत जल्द आपके सामने लाऊंगा। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए इतना काफ़ी जानना ज़रूरी है कि बहुत जल्द साथ आपको खुद से अलग कर रहे हैं। और खुदा का शुक्र अदा करो कि इसने मेरी बात मान ली। वरना जो तुम्हारे साथ होने वाला था ना,
اس کے بعد شاید تم اس پوری دنیا میں کسی پر بھی یقین نہیں کر پاتی، لیکن یہ سچ بھی بہت جلد تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ میں سعد کے بارے میں بات کر کے اپنے لفظ ہرگز ضائع نہیں کروں گا۔ تانیہ، اسے کمرے میں لے کر جاؤ اور جتنا جلدی ہو سکے اسے یہ بات سمجھاؤ کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے، جس پر میں اب کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑنے دوں گا، سعد کی بھی نہیں۔ سعد کوئی غیر نہیں، شوہر ہے میرا۔ وہ ببری ہوئی شیرنی کی طرح دھڑی تھی۔ آج سے نہیں ہے وہ تمہارا شوہر۔ تمہارے ساتھ محرم کا رشتہ صرف ایام سکندر بنائے گا۔ تم ایام سکندر کی بیوی کہلاؤ گی۔ اپنے دل و دماغ سے اس شخص کا نقش مٹاؤ، ورنہ میں اسے اس دنیا سے مٹا دوں گا۔ وہ آنکھوں میں چنگاریاں لیے دھاڑا تھا۔ میرے جیتے جی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی میرا شوہر آپ کے کہنے پر مجھے چھوڑے گا۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھے اس گھر سے جانے دیں۔ یہ تو بات کی باتیں ہیں، فی الحال اپنے کمرے میں جاؤ اور مجھے سوچو۔ ساتھ کی سوچ بھی تمہارے سوچوں میں نہیں آنی چاہیے، ورنہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ وہ کہہ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا، جبکہ اس نے ایک نظر دروازے پر کھڑے گارڈز کو دیکھا اور پھر تانیہ کی طرف، جسے کب سے واپس کمرے میں چلنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یار تم ایک بار آرام سکون سے بیٹھ کر سوچو تو صحیح، سر نے یوں ہی تو نہیں کہا نہ ہوگا تمہارے شوہر کے بارے میں کچھ بھی۔ سر بہت وقت سے ان سب چیزوں کو دیکھ اور سمجھ رہے تھے۔ تمہارے شوہر کے بارے میں بھی انہیں سب کچھ پتا تھا۔ ضرور وہ کچھ تو جانتے ہیں، ورنہ اپنے ہی بھائی کے بارے میں بھلا وہ ایسا کیوں کہتے؟ ضرور انہیں اس کے بارے میں کچھ پتا چلا ہوگا، تبھی تو وہ اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں۔ تانیہ اس کے پاس بیٹھی اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تانیہ پلیز، خدا کے لیے مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو، میں اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ مسلسل سعد کو فون کرتے ہوئے اس سے کہہ رہی تھی، لیکن اس کا فون آف تھا۔ یار تم کیوں اس شخص کے لیے اپنے آپ کو برباد کر رہی ہو، جو تمہیں اتنی اہمیت نہیں دیتا کہ تمہارا فون ہی اٹھا لے؟ اب تانیہ کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ اس آدمی نے سعد کے ساتھ کچھ غلط کر دیا ہے، ورنہ اب تک ان کا فون آف نہ ہوتا۔ اسے اب ایک اور پریشانی کھائی جا رہی تھی۔ تانیہ تو بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ حد ہے، وہ شخص تمہارا فون نہیں اٹھا رہا اور تمہیں لگ رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی ایام سن ہے۔ مجھے تو یہ تمہارا شوہر کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے۔ سر بھی تو یہی کہہ رہے تھے نا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے والا تھا۔ سر بتا تو رہے تھے کہ جسٹ شٹ اپ تانیہ، میرے سامنے بار بار اس آدمی کا نام لینا بند کرو، اور پلیز مجھے اس وقت اکیلا چھوڑ دو۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ غصے سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی تو تانیہ اس کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ اس کی آنکھ اس کے ننھے ننھے ہاتھوں کا لمس اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے کھلی تھی۔ کیا ہوا روحی، میری جان، بھوک لگ رہی ہے میرے بچے کو؟ وہ اس کے دودھ کے فیڈر اٹھا کر پاس کرتے ہوئے بولا۔ وہ ابھی ہی اس کے ساتھ آ کر لیٹا تھا۔ بابا جانی، ماما کدھر ہیں؟ وہ حیرانگی سے دیکھتے ہوئے بولی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے میری جان۔ وہ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ وہ ہمارے روم میں کب آ کر سوئیں گی؟ وہ اس کی مونچھوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ وہ ہمارے پاس کیوں سوئیں گی بھلا؟ اس کا اپنا کمرہ ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے الٹا اسے سوال کیا تھا۔ ماما اور بابا ایک روم میں سوتے ہیں اور ان کے بیچ میں پرنسس سوتی ہے۔ اس نے اس کے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا، جبکہ اس کی بات پر ایام کا دلکش کہا کمرے میں بلند ہوا۔ ارے واہ، میری بیٹی کو تو سب کچھ پتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ جب تک شادی نہ ہو جائے تب تک کوئین اور کنگ ایک ساتھ نہیں سو سکتے۔ تب تک انہیں الگ الگ کمروں میں سونا ہوتا ہے۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس نے اب کی بار فیڈر زبردستی اس کے منہ میں ڈال دیا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ اگر وہ مزید اس سے باتیں کرتے ہوئے جاگتی رہی تو اسے جلدی نیند نہیں آئے گی، اور پھر کل صبح وہ ایکٹیو نہیں ہوگی، اور وہ اپنی بیٹی کو سست برقس نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ آخری سوال، شادی کب ہوگی؟ وہ اپنے رننے سے ہاتھ کی ایک انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ بہت جلد، انشاءاللہ بہت جلد ہی وہ آپ کی ماما جانی کے رتبے پر فائز ہو جائے گی۔ بہت جلد ہم اسے اس کمرے میں لے آئیں گے۔ مزید کوئی سوال نہیں، جلدی سے یہ دودھ فنش کرو اور سو جاؤ۔ وہ اسے زبردستی دودھ پلاتے ہوئے سلانے کی کوشش کرنے لگا تھا، جبکہ اپنی بیٹی کے چہرے پر سکون دیکھ کر وہ خود بھی پرسکون ہو گیا تھا۔ لیکن اصل سکون تو اسے تب ملنا تھا جب سعد اس کی بات مان کر اس کا کام کرتا۔ وہ اب اپنے کام میں مزید تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا۔